हेलो, नमस्कार। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और क्लास पढ़ रहे होंगे। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करिए, ओके? और लाइक भी कर दिया करिए। देखिए, हम लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे थे और मैनेजमेंट में हम लोग थ्योरीज पढ़ रहे हैं, मैनेजमेंट थ्योरीज। मैनेजमेंट थ्योरीज में जो क्लासिकल थिंकर्स थे, जिसमें से एफ.डब्ल्यू. टेलर की साइंटिफिक अप्रोच, हेनरी फेयल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी एंड मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी अप्रोच हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग को पढ़ना है बिहेवियरल अप्रोच, क्योंकि जो क्लासिकल अप्रोच की सबसे बड़ी डिमेरिट्स है दो, जिसके बेस पर ये बिहेवियरल अप्रोच ओरिजिनेट होता है। उसका पहला बेसिक फंडा ये है कि क्लासिकल अप्रोच में कहीं पर भी ह्यूमन की बात नहीं की जाती है। ह्यूमन की बात कहीं नहीं की जाएगी। ह्यूमन की बात कहीं नहीं की जाती है कि ह्यूमन क्या चाहता है, इनफॉर्मल ग्रुप चाहिए कि फॉर्मल चाहिए, कि वो क्या सोचता है। अर्थात जो भी कम्युनिकेशन होना है सब अपवर्ड टू डाउनवर्ड होना है। जो क्लासिकल अप्रोच है कि जो मैनेजमेंट डिसाइड कर दिया उसी के अनुसार सभी लोग जो वर्कर हैं वो फॉलो अप करेंगे। पहला डिमेरिट तो ये है, इसके कारण से ये जन्म लिया है बिहेवियरल अप्रोच। सेकेंड, कि केवल वर्क पर ध्यान रखा जा रहा है कि वर्क परफॉर्म होना चाहिए। ह्यूमन नीड क्या है डजेंट इंपॉर्टेंट। ह्यूमन नीड क्या है इस पर ध्यान दो थ्योरी पर नहीं रखा गया है, चाहे वो मैक्स वेबर की थ्योरी हो, चाहे हेनरी फ्यूल की थ्योरी हो, चाहे एफ.डब्ल्यू. टेलर की थ्योरी हो। तीनों में कहीं पर भी आप नहीं सुने होंगे कि ह्यूमन नीड क्या चाहता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होना चाहिए कि अपवर्ड होना चाहिए। जो भी वहां पर बोला जा रहा है कि मैनेजमेंट ऊपर बैठा है, यहाँ पे मैनेजमेंट यहाँ बैठा है और जो भी वर्कर हैं वर्कर को कम्युनिकेट करेगा कि किस प्रकार से वर्क को करना है। केवल इसी पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऊपर मैनेजमेंट है, वर्कर से इस प्रकार से काम कराया जाएगा, इस प्रकार से आदेश दिया जाएगा, इस प्रकार निर्देश दिया जाएगा, इस प्रकार से रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, इस प्रकार से सब कुछ स्टेबिलिटी जॉब में होनी चाहिए। लेकिन पब्लिक क्या करेगी, वर्कर क्या करेगी, इस पर कोई ध्यान नहीं है। तो यही दो मेन रीजन के कारण बिहेवियरल अप्रोच का इन्वेंशन हुआ है, क्योंकि इस अप्रोच में बेसिकली मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। क्योंकि उससे पहले ऑर्गेनाइजेशन को क्या माना जाता था, ऑर्गेनाइजेशन को माना जाता था ह्यूमन नीड का ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। क्योंकि एक रेबल हाइपोथेसिस है, रेबल हाइपोथेसिस भीड़ परिकल्पना कही जाती है। भीड़ परिकल्पना का ये मानना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से साथ में अटैच इसीलिए है क्योंकि एक दूसरे के नीड है। और आप जानते भी होंगे कि अगर कोई इंस्टीट्यूशंस में कोई व्यक्ति वर्क कर रहा है तो निश्चित रूप से उसकी नीड है, तभी वर्क कर रहा है। और उसकी बेसिक नीड क्या है, इकोनॉमिक नीड। अगर सबसे ज़्यादा कहा जाए कि कौन सी नीड है तो उसमें इकोनॉमिक नीड बेस्ट होगी। क्योंकि एक अगर आप सोचिए कि कोई संपन्न हो, सब कुछ पैसे रुपये हो, तो कोई इंस्टीट्यूशंस में वर्क करेगा नहीं। तो जो क्लासिकल थिंकर्स का मेन इंटरनल जो ये था कि लोग एक इंस्टीट्यूशंस में इसलिए वर्क करते हैं ताकि उनकी इकोनॉमिक कंडीशन फुलफिल हो पाए, इसीलिए वो लोग इकोनॉमिक इंसेंटिव्स की बात किए हैं, इसीलिए वो डिफरेंशिएट रेट सिस्टम की बात किए हुए हैं। जबकि इनका मानना यह है कि व्यक्ति केवल पैसे के लिए संस्था में काम नहीं करता है, उसके पास व्यवहार, उसके पास समाज, उसके पास सम्मान, सोशल सिक्योरिटी, सोशल सम्मान, सोशल रिकग्निशन, ये सब कारण से भी वो करता है कि हमारी बात कितनी सुनी जाती है, हम जो बोलते हैं संस्था हमारी बात सुनती है कि नहीं सुनती है। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल बताऊं, जैसे टाटा की कंपनी है, रिलायंस की कंपनी है। टाटा की कंपनी के व्यक्ति को यदि 2000 कम मिल रहा होगा और रिलायंस के व्यक्ति को 2000 ज़्यादा मिल रहा होगा, और टाटा की कंपनी के व्यक्ति को बोला जाए कि जाओ तुमको 3000 ज़्यादा मिलेगा रिलायंस में, वो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि एक एटमॉस्फेयर है, टाटा की एक अपनी गुडविल है जो कि बात सुनने की,
रेपुटेशन की, सुझाव लेने देने की, ये बहुत अच्छी है। चाहे सोशल सिक्योरिटी की, सोशल सेफ्टी की, ये सब बहुत बेस्ट है। इसलिए क्या कभी ज़रा कोई चाहेगा 2-4 हज़ार नहीं जाएगा कोई। और जिनके घर के लोग होंगे उनसे आप पूछ के देखिए, रिजल्ट यहीं आएगा। क्योंकि मैं जहाँ तक जितने लोग टाटा में कंपनी में काम करते हैं और जियो में, मैं लगभग ये रिजल्ट हमारे सामने आया है कि ऐसा होता है कि 2-4 हज़ार पैसे का अंतर अगर है 10,000, लोग नहीं जाएंगे। बहुत ज़्यादा हाईवी डिफरेंस पड़ेगा तो जानते हैं, इकोनॉमिक तो चले ही जाएंगे, लेकिन अक्सर नहीं होता है। तो रेबल हाइपोथेसिस का मानना यह है कि भीड़ एक जगह इकट्ठा इसलिए होती है किसी भी संस्था में क्योंकि उनकी आर्थिक नीड होती है। इन्होंने कहा कि नहीं, केवल आप ये सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक नीड के कारण कोई व्यक्ति संस्था में काम करता है, ये हमेशा सत्य नहीं है। कुछ उनकी सोशल नीड भी होती है, कुछ उनकी सम्मान की बात होती है। जैसे अभी मान लीजिए कि आपको 30 रुपये मिल रहा हो, यहाँ आपका सम्मान हो, आपकी बात सुना जा रहा हो, बहुत सोशल सम्मान हो, रिकॉग्निशन हो, और कहीं आपको 35 दिया जा रहा हो, जो एकदम खटाया जाए काम से, आपकी कोई सुनता ना हो, आपके मन से काम ना हो, क्या वहाँ काम करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अपनी भी एक सोशल इमेज होती है। जैसे मान लीजिए बोल दिया जाए कि तुम किसी ग्रुप से बात नहीं कर सकते हो, तुम किसी से मिल नहीं सकते हो, तुम अपनी बात नहीं कह सकते हो, लेकिन 5 हज़ार तुमको ज़्यादा देंगे। कहेंगे नहीं नहीं, 5 हज़ार हमको कम दीजिए, लेकिन हम 2-4 लोग से बात कर पाएँ, 2-4 लोग के मिल के साथ रह पाएँ, हम अपनी बात को रख पाएँ। क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? निश्चित होगा। तो ये यहाँ पर ध्यान रखा जाता है, राइट। तो यहाँ पे 2 थ्योरीज हैं। अप्रोच क्या है? फर्स्ट अप्रोच ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इसी को मैं बताया था, वर्क। ओके, वर्क्स, केवल वर्क पर ध्यान रखा गया है। और ये किसकी थ्योरी की? क्लासिकल थ्योरी का है। क्लासिकल अप्रोच का ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है जिसके कारण से कोई कंपनी स्टेब्लिश हुई है, उसको गोल को अचीव करना है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन जो बिहेवियरल अप्रोच है इस बात पर चलता है कि ह्यूमन नीड्स भी जरूरी है, अर्थात काम और जो व्यक्ति काम कर रहा है वह, दोनों लोगों की सहमति, दोनों लोगों की सुरक्षा, दोनों लोगों के सम्मान की भी बात है। काम भी होना चाहिए, नो डाउट, बट व्यक्ति की नीड क्या है, उसका रिलेशन, संबंध कैसा है संस्था में, ये भी जरूरी है। क्योंकि संबंध रहेगा तभी वो संस्था से जुड़ा रहेगा, नहीं तो छोड़ के चला जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो, 2 साल 4 साल जिस संस्था से जुड़ जाता है, 2-4 साल ज़्यादा भी कहीं मिलता नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उसके रिलेशन जुड़ जाते हैं, व्यक्ति के संबंध जुड़ जाते हैं, इसलिए नहीं जाता है। इसका मतलब क्या है कि किसी प्रोडक्शन में ह्यूमन नीड्स और रिलेशंस की भी इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। तो आई थिंक चीज़ों को समझ गए होंगे कि किस लिए बिहेवियरल अप्रोच का जन्म हो रहा है। तो 2 थ्योरीज प्रमोट दिस आइडिया, मीन्स जो बिहेवियरल अप्रोच है उसको 2 थ्योरी प्रमोट करती हैं। फर्स्ट पे ह्यूमन रिलेशन नीड नियो क्लासिकल थ्योरी, ओके, जिसको एल्टन मेयो ने दिया है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें, एल्टन मायो ने दिया है, इस क्लास में इनको ही पढ़ेंगे। तो एल्टन मेयो के द्वारा दिया गया है। और बिहेवियरल साइंस थ्योरी ये किसके द्वारा दिया नहीं गया है, ये माना था कि बिहेवियरल साइंस थ्योरी एक अलग थ्योरी है। तो 2 थ्योरी है जो कि अलग अलग पढ़ेंगे हम लोग। तो फर्स्ट पर हम लोग इस क्लास में देखेंगे कि ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, ये नियो क्लासिकल इसको कहा जाता है, नियो क्लासिकल या बिहेवियरल अप्रोच थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज किया गया है? तो एल्टन मायो के द्वारा, राइट। चलते हैं नेक्स्ट पे। देखिए ह्यूमन रिलेशन न्यू क्लासिकल थ्योरी, देखिए एल्टन मायो 1880 से 1949 एंड ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, इनके द्वारा प्रपोज किया गया है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। देखिए यह कहाँ के रहने वाले हैं? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। और ये क्या है? मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, ये मनोवैज्ञानिक हैं। अर्थात आप जानते हैं कि ये जो भी बात करेंगे मनुष्य के लेवल की बात करेंगे, ओवर के लेवल की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या है कि एक अमेरिका में कंपनी है, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी है, वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। यहाँ पर क्या है कि वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी में कुछ प्रोडक्शन कम हो रहे हैं। वहाँ का कोई एक आर्मी में था, उसने रिटायर हुआ, तो ये कंपनी ओपन किया अमेरिका का, वहाँ प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो ये पता लगाना है कि क्यों कम हो रहा है। तो लगभग ये 1923 से लेकर आई थिंक 33 तक आसपास वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया से यूएसए चले गए।
कि कंपनी को ऑब्जर्व करने के लिए कि क्यों कम हो रहा है, क्योंकि उसमें सबसे विख्यात थे मनोवैज्ञानिक। तो ये पता करने के लिए क्यों प्रोडक्शन कम हो रहा है, क्योंकि सभी कुछ क्लासिकल के जो भी पहले था, एल्टन मेयो की, सॉरी हेनरी फ्यूल की, एफ.डब्ल्यू. टेलर की, मैक्स वेबर की, सब थ्योरी वो यूज कर चुके थे, लेकिन तब भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था। इसलिए इनको बुलाया गया कि आप ये देखिए कि क्यों प्रोडक्शन नहीं बढ़ पा रहा है। यहाँ पे जो इस कंपनी में जा करके एल्टन मेयो ने ऑब्जर्वेशन किया है, ऑब्जर्वेशन, ओके, जो ऑब्जर्वेशन किया है, सर्वेक्षण, ओके, उसी को इस थ्योरी में बताया गया है कि वो जाएंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ ऑब्जर्व करेंगे और उसके आधार पर बताएंगे कि व्यक्ति क्या चाहता है, किस प्रकार से प्रोडक्शन करता है। ये सब चीजें आगे की बातें क्लासेस में की जाएंगी। तो ये कुछ बेसिक चीज थी जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, राइट। चलते हैं इनके एक्सपेरिमेंट पर। देखिए फर्स्ट क्या है, टेस्ट रूम स्टडीज। जो इनका फर्स्ट है टेस्ट रूम स्टडीज है, अर्थात टेस्ट रूम में क्या किया इन्होंने, पहला इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट। इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट मीन्स महान प्रकाश का सिद्धांत या प्रयोग, महान प्रकाश प्रयोग कह सकते हैं या प्रयोगशाला, ओके कहा जाता है इसको, प्रयोगशाला। इन्होंने बताया कि वहां पर क्या था कि लाइट की कंडीशन को देखते, रूम है ये मान लीजिए, तो रूम में लाइट को बढ़ा करके, लाइट को घटा करके, कभी कम करना, कभी ज़्यादा करना, और जो भी वहाँ पब्लिक काम कर रही है उससे रिस्पॉन्स लेना। तो ये उन्होंने विचार किया इस एक्सपेरिमेंट से कि किसी भी काम को करने के लिए एक प्रॉपर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे लोगों का कहना था, जो वर्कर थे वहाँ के, कि हमारे यहाँ लाइट की कमी हो जाती है, आँख खराब होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ पे धागे वाला भी काम होता था, सूती कपड़ा का काम होता था। तो वहाँ पर क्या था कि एक जैसे सुई में लगाया जाता है धागा ना, वहाँ पर लगाना पड़ता था। अब ये बताइए कहीं पर लाइट कम रहेगा तो क्या कितना भी आँख आपका अच्छा रहेगा, क्या सुई में धागा लगा पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर देखी गई कि लाइट की कम व्यवस्था है, इसलिए लाइट को प्रॉपर किया जाए। तो महान प्रकाश, इसका मतलब कि प्रोडक्शन पर लाइट का भी प्रभाव पड़ता है, जो कि उससे पहले ये सब चीजें नहीं देखी जा रही थी कि प्रॉपर कंडीशन क्या है वर्क कराने का, मीन्स वर्किंग कंडीशन, एक शब्द होता है ना वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन मीन्स कार्य जो कर रहे हैं उसकी स्थिति कैसी है। तो वर्किंग कंडीशन पर कहीं बात नहीं की गई हो। जो तीनों थ्योरी पढ़े होंगे, क्या कभी मैंने इस शब्द का नाम लिया था? कभी नहीं लिया था। इसका मतलब कि वर्किंग कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई लड़के पढ़ रहा है, उसको दिख ही नहीं रहा है तो अच्छे से पढ़ पाएगा, लेकिन प्रॉपर लाइट की व्यवस्था होगी तो डेफिनेटली वो अच्छा से पढ़ेगा। वहाँ पर यही बात की जा रही है। नेक्स्ट है रिले असेंबली टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट। यहाँ पर क्या है, रिले मीन्स हमेशा समझिएगा कि रेस्ट के संबंध बात हो रही है, रेस्ट, हॉलीडे, या जो लेडीज हैं उनके बच्चे हुए हैं तो क्रंच की व्यवस्था करते हैं, दूध पान, या मतलब जो बच्चे हैं उसको दूध पिलाने के लिए, कुछ देखभाल करने के लिए, ये सब चीज़ों की व्यवस्था देखी गई कि व्यक्ति को कितना देर में रेस्ट देना चाहिए, हॉलीडे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ओके। और कोई भी रेस्ट है, जैसे सोशल चीज़ें आपको देना चाहिए, कोई मदर्स के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको भी देखना चाहिए। ये सब देखेंगे तो देखा गया कि जब इस पर ध्यान रखा गया, जब पूछा गया कि आप बताइए क्यों नहीं चाह रहे हैं काम करना ज़्यादा, तो उन्होंने बताया कि प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलता है, प्रॉपर हॉलीडे नहीं मिलता है, सोशल हम लोग का सम्मान ज़्यादा नहीं रहता है। मदर्स जो भी थी उन्होंने बताया कि हम लोग बच्चों को देखभाल के लिए कि उसको बच्चे को जलपान करा दिया जाए, दूध की व्यवस्था करना, वो सब चीज़ें नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि इसकी भी व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए। और देखिए इसका प्रभाव आज कहीं पर भी चले जाइए, इवन इन अमेरिका छोड़िए, इवन इंडिया में भी लगभग प्रत्येक जगह लेडीज जहाँ वर्क करती हैं ये सब चीज़ों की फैसिलिटी होती है कि चाहे रेस्ट देना हो, हॉलीडे देना हो, सोशल सिक्योरिटी देनी हो, मदर के लिए व्यवस्था अलग से करनी हो, सब जगह होता है। लेडीज के लिए अलग से प्रॉपर व्यवस्था है। तो ये दो एक्सपेरिमेंट था। इसका मतलब क्या है, ये कैसे आ रहा था ऐसे समझिए। अब यहाँ पर वर्कर है और यहाँ पर मैनेजर है। देखिए कोई सूचना इस साइड से जा रही है, कि नहीं, इसका मतलब कि डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरह कोई भी सूचना हो रही है। जबकि पहले क्या होता था कि जो मैनेजमेंट बोल देगा वही काम करना है, लेकिन इसमें नहीं था। इसमें था वर्कर जो बोल रहे हैं उसके अनुसार काम किया जा रहा है। तो देखा गया कि प्रोडक्शन डेफिनेटली इंक्रीज कर गया है, राइट। तो यहाँ तक समझ गए दो चीजें, टेस्ट रूम एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट समझिए
इंटरव्यू स्टडीज। देखिए यहाँ पर क्या है कि 14 वुमेन्स का ग्रुप बनाए, 14 वुमेन्स का, महिलाओं का ग्रुप बनाया उन्होंने और 7 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर ये देखा गया कि जो लोग स्टडी में थे वो भी प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे और जो स्टडी एरिया के बाहर भी थे वुमेन्स वो भी प्रोडक्शन बढ़ा रहे थे। क्यों बढ़ा रही थी? क्योंकि वो लोग समझ रही थी कि हो सकता है कि हम काम नहीं करेंगे तो हमको फायर कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए ये लोग तो एक्सपेरिमेंट ग्रुप में है, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है कि आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, इंटरव्यू लिया जा रहा है, उनसे प्रॉब्लम पूछी जा रही है, तो वो लोग अपना बता रहे हैं कि ये व्यवस्था करना चाहिए, छुट्टी देना चाहिए, टाइम से आना चाहिए, टाइम से पैसा मिलना चाहिए, सब कुछ बता रहे हैं कि टाइम से फैसिलिटी बहुत अच्छा रहना चाहिए, ये सब। लेकिन जो बाहर की और जो एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है वो लोग बढ़ा रहे, क्यों? क्योंकि समझ रहे कहीं को बाहर ना कर दिया जाए। एक चीज़ और देखा गया कि कोई व्यक्ति को, एक व्यक्ति मान लीजिए है और कोई मैनेजमेंट बोल रहा है कि आप काम करिए, इससे ज़्यादा प्रभावी क्या था कि एक समाज में कुछ लोग 7 लोग हैं, ये ज़्यादा प्रभावी हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस बात का है कि हम अगर इसमें से काम नहीं करेंगे अकेले तो हमको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए एक दूसरे से सहमति बना के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। इसका मतलब कि यहाँ बताया कि टीम वर्क ज़्यादा जरूरी है और टीम वर्क मीन्स ग्रुप का, ग्रुप है, ग्रुप में क्या है? इनफॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप। जबकि अब देखिए अभी तक क्या हो रहा था, फॉर्मल ग्रुप की बात की जा रही थी कि संस्था जिसको साथ जो काम को दे देगी उसी के साथ करना है। लेकिन इन्होंने बताया कि नहीं, जिसके साथ आप काम कर रहे हो ठीक है, लेकिन काम करने के बाद जब रेस्ट हो रहा है कभी, तो रेस्ट के समय जिनके साथ मिलना चाहते हैं उनके साथ ही मिलने दीजिए। इसीलिए आप देखेंगे कि किसी भी संस्था में वहाँ पे एसोसिएशन बना हुआ है, किसान सभा एसोसिएशन है, छात्र संघ एसोसिएशन है, शिक्षक संघ है, आप रेलवे में देखेंगे तो ये रेलवे के एसोसिएशन चल रहा है, डिफरेंट उसका चुनाव भी देखिए होता है। क्यों होता है? इसी इनफॉर्मल ग्रुप्स के कारण कि व्यक्ति यहाँ पर क्या होगा कि जो हो सकता है कि इलेक्शन उसमें जीत जाए तो भले ही नीचे पोस्ट हाई हो जाएगा, उस समय उच्च पे आ जाएगा, बराबरी कर जाएगा, भले ही जो स्टेशन मास्टर हो या शिक्षक हो, एसोसिएट प्रोफेसर हो, नीचे आ जाए, लेकिन उस समय ये हावी हो जाएगा। ये सब चीज़ें, या कर्मचारी के संघ बना हुआ है, देखिए विभिन्न प्रकार के वर्कर एसोसिएशन, ये सब चीज़ों उन्होंने बताया इंटरव्यू स्टडीज के द्वारा कि व्यक्ति को अटेंशन बहुत जरूरी है। और ये बाहर वाले काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अटेंशन, कि अगर हमको बाहर रखा गया है, इसका मतलब एक्सपेरिमेंट हमारे पर नहीं हो रहा है, अगर हम काम नहीं करेंगे हमको बाहर कर दिया जाएगा, इसलिए ये सब चीज़ें हो रही थी। तो इंटरव्यू में समझ गए, इंटरव्यू लिया गया, आप क्या चाहते हैं क्या नहीं, तो इसके आधार पर बताया गया कि ग्रुप्स बनाइए, इनफॉर्मल ग्रुप्स, कि जब जैसे मान लीजिए लंच करने बैठे हैं तो ऐसा नहीं है कि जो उसका बड़ा हो छोटा हो एक साथ नहीं बैठ रहे हैं, सब एक साथ बैठे हैं। इससे क्या होगा कि लोग ग्रुप्स में जुड़े रहेंगे तो वर्क करने में फैमिली वाली माहौल आएगी, और फैमिली टाइप से जब रहेगा तो लोग अच्छा से वर्क करेंगे। और मान लीजिए कोई दबाव दे रहा है, नहीं काम करो, तुम उससे नहीं मिल सकते, इससे नहीं मिल सकते हो, कोई काम करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा, समझ जाएगा कि भागना है जल्दी से। लेकिन यहाँ पर बताएगा कि ऐसा नहीं करना है, राइट। इसका मतलब इनफॉर्मल ग्रुप्स के यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज में उन्होंने स्वयं ऑब्जर्व किया कि ऑब्जर्व करके कुछ चीज़ों को उन्होंने कंक्लूड किया कि ऑब्जर्वेशन में क्या क्या चीज़ें लोग कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं, लोग कितना बात कर रहे हैं, कितना नहीं बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को ऑब्जर्वेशन स्टडीज के द्वारा देखा गया कि सर्वेक्षण की ये तीनों के आधार पर ही डिसाइड किया गया। आगे की थ्योरी ये तो अभी बताया जाए कि ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, अभी आगे मैं बताऊंगा कि एक एक करके कि क्या क्या इससे निष्कर्ष निकला, क्योंकि ये सब तो अभी स्टोरी चल रही थी, कंक्लूजन तो अभी क्या फंडामेंटल में कंक्लूजन है ये तो बात ही बात की जाएगी। तो यहाँ पर चलते हैं कंक्लूजन पे। पहला, हार्थोन स्टडीज से क्या क्या, ये जो स्टडी की इसको हार्थोन स्टडीज कहा जाता है। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। हार्थोन एक्सपेरिमेंट लेड टू द फॉलोइंग रिजल्ट्स, क्या क्या फॉलोइंग रिजल्ट्स प्राप्त हुए, मेन यही है। अभी इससे पहले क्या था, स्टोरी एक तरह से चल रही थी, लेकिन मेन यही है। वो आप 2 लाइन 4 लाइन लिखिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोई नहीं पूछने वाला है। लेकिन ये पूछेगा कि इससे ये बताइए क्या क्या निष्कर्ष निकला है, जो भी स्टडी की है एल्टन मायो जी ने, उससे क्या क्या फैक्ट निकाला है, उसकी स्टडी करना है। और जानते हैं किसी के फैक्ट का इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन के इंपॉर्टेंट है, तो सब स्टोरी चल रही थी। देखिए फर्स्ट क्या है, नो रिलेशन बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड फिजिकल फैक्टर्स। उन्होंने बताया कि जो अभी तक रिलेशन देखा जा रहा था कि प्रोडक्टिविटी और फिजिकल फैक्टर में नहीं है, वो बताया कि इसमें होता है रिलेशन। ओके, ऐसा नहीं है,
फिजिकल फैक्टर मीन्स कि एसी, कूलर, लाइट की व्यवस्था रहेगी तो निश्चित रूप से प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। जैसे आप सपोज दैट सोचिए, गर्मी लग रही हो, आप पढ़ रहे हैं, कितना याद होगा सोचिए, और एक जगह एसी लगा हो, एसी में लड़का बैठ के पढ़ रहा हो, उसकी प्रोडक्टिविटी निश्चित रूप से बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि फिजिकल फैक्टर्स प्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए कहीं पर आप वर्क कर रहे हैं, ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, पंखा चल रहा है गर्मी में, पंखा डुला रहे हैं, और कहीं पे एसी चल रही है फिजिकल फैक्टर में, तब एसी वाला काम ज़्यादा अच्छा नहीं करेगा? निश्चित रूप से करेगा। तो उन्होंने बताया कि जो पहले से भी चला रहा है कि प्रोडक्शन केवल व्यक्ति से करवाया जा सकता है, फिजिकल इंपॉर्टेंट नहीं है कि लाइट की व्यवस्था है कि नहीं, एसी की व्यवस्था है कि नहीं, उसकी क्या सोच रहा है, उसके इनफॉर्मल ग्रुप्स के है कि रेस्ट रूम, हॉलीडे, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन उन्होंने बताया कि नहीं, फिजिकल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल फैक्टर में सुविधाएं, नहीं समझे, सुविधा समझिए, सोशल सिक्योरिटी है, इंश्योरेंस है, ये सब चीज़ों का। नेक्स्ट, सोशल मैन मोटिवेटेड नॉन फाइनेंशियल रिसेप्टिव इंसेंटिव, इंसेंटिव है ये। ओके, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि अभी तक जो थ्योरी काम कर रही थी वो फाइनेंशियल इंसेंटिव पे बात कर रही थी। इन्होंने बताया कि नहीं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव इंपॉर्टेंट है। जैसे सोशल सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी, सोशल रिकॉग्निशन, समान रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन मीन्स सामाजिक सम्मान दिया जाए आपको, नहीं आप बहुत अच्छा काम किए हैं, प्राइज दिया जाए आपको, ओके, प्राइज दिया जाए, इंश्योरेंस किया जाए आपका, ग्रुप इंश्योरेंस, सबका सुरक्षा दिया जाए, ओके। ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि नॉन मॉनेटरी है, आपको पुरस्कार दे के काम किया जा सकता है। लेकिन पहले क्या था कि नहीं, पैसे से ही काम करा सकते हैं। और आप देखते भी होंगे, जिसके पास पर्याप्त पैसा हो जाएगा लगभग, क्या वो पैसे के लिए काम करेगा? नहीं करेगा। उसको सोशल सम्मान चाहिए, 2 पुरस्कार दे दीजिए, उसको बहुत खुश रहेगा वो, ओके। उसको इंश्योरेंस करा दीजिए ग्रुप में कि अच्छा कोई दिक्कत होगी तो आप लोग ये है, रेस्ट रूम दे दीजिए, सब कुछ इसलिए वर्क कर रहा है। तो पहला बताया कि केवल जो पहले चला रहा है कि फाइनेंशियल फैक्टर, तो केवल फाइनेंशियल इंसेंटिव जरूरी नहीं है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव ही जरूरी है। और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जब हम मोटिवेशन पढ़ेंगे और इसको विस्तृत पढ़ेंगे, राइट। नेक्स्ट क्या है, इनफॉर्मल ग्रुप्स आर इंपॉर्टेंट एज फॉर्मल ग्रुप्स। देखिए, फॉर्मल ग्रुप्स मीन्स कि जो संस्था बनाई है, और इनफॉर्मल ग्रुप्स मीन्स जो वर्कर बनाए हैं, ऐसे समझिए सिंपल सी भाषा में। ये जो बनाएंगे इंस्टीट्यूशंस, इंस्टीट्यूशंस जो बनाए संस्था, ओके। और ये क्या बताएंगे, जो कर्मचारी बनाए हैं। तो उन्होंने बताया कि केवल संस्था जो ग्रुप अपने से बनाई है कि 4 लोग ये काम करेंगे, 4 लोग, ये बहुत जरूरी नहीं है। जरूरी ये भी है कि वर्कर अपने में मिलजुल के रहें, उनका भी एक ग्रुप होना चाहिए। इसीलिए मैं बताया कि डिफरेंट टाइप के एसोसिएशन का इलेक्शन होता है, कर्मचारी संघ का, देखिए मजदूर संगठन का, डिफरेंट टाइप है ना, इनफॉर्मल ग्रुप्स। तो ये इनफॉर्मल ग्रुप्स में, उसमें थोड़ा ऊपर पोस्ट वाला भी, नीचे वाला पोस्ट भी, सब लोग रहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और देखिए इसी कॉन्सेप्ट के द्वारा चाहे यूनिवर्सिटीज हों, चाहे कोई कंपनीज हों, चाहे रेलवे हो, हर जगह ग्रुप्स बनाए जाते हैं। केवल 2 लोग ग्रुप बनाने के परमिशन नहीं है इंडिया में, किसको किसको, जो वैश्या होती हैं उनको नहीं है, और जो फोर्स में है, आर्मी है चाहे पुलिस है, 2 जगह आप ग्रुप नहीं बना सकते। अदरवाइज चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे प्राइवेट कर्मचारी हैं, चाहे गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, हर जगह बनाते हैं। देखिए आईएएस से खुद रहता है, आईपीएस से खुद अपना एक अलग से कैडर रहता है, हम लोग ग्रुप रहता है अलग से। तो हर लोग बनाते हैं, लेकिन बस 2 लोग नहीं बनाएंगे, एक वैश्या जो प्रोस्टिट्यूट की काम करती हैं, और जो पुलिस होती हैं, पुलिस प्रशासन, राइट। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, वन फैमिली। उन्होंने बताया कि पहले लोग क्या कर रहे हैं, रेबल हाइपोथेसिस। रेबल हाइपोथेसिस क्या बताया कि रेबल हाइपोथेसिस बताया था, भीड़ संकल्पना, कि लोग एक जगह इकट्ठा इसीलिए होते हैं कि हमको कोई आर्थिक आवश्यकता है। उन्होंने बताया नहीं, एज ए फैमिली की तरह उनको रखिए। जब एज ए फैमिली रहेंगे तो अच्छा से वर्क करेंगे, और परिवार में जानते हैं जब पारिवारिक माहौल रहेगा तो निश्चित रूप से आप अच्छा से वर्क करेंगे। तो इसलिए उन्होंने बताया कि वन फैमिली की तरह रहिए, राइट। नेक्स्ट है, ह्यूमन एंड सोशल फैक्टर डेवलप द ह्यूमन रिसोर्सेज। यहाँ आपको पता है कि जो ह्यूमन एंड सोशल फैक्टर है, ह्यूमन मीन्स मनुष्य के कि कितना देर में रेस्ट लेगा, कब छुट्टी मिलेगी, हो सकता है बोले कि नहीं हमको 4 दिन एक्स्ट्रा काम करा लीजिए, लेकिन 2 दिन हमको छुट्टी चाहिए, वो सब चीज़ें। या सोशल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर में वही प्राइज है, सोशल सम्मान है, सोशल रिकग्निशन है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, ये सब चीज़ें यहाँ पे जरूरी होती है ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा। तो ये कुछ उनके द्वारा प्रोपाउंड किया गया था, जिसके आधार पर बताया गया कि व्यक्ति को ये चीज़ें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इसमें आप देखे होंगे हर जगह ह्यूमन की ध्यान रखा गया है कि नहीं। अगर आप और लिखना चाहते हैं 6 में, तो 6 में आप लिख सकते हैं यहाँ पे, डाउनवर्ड टू अपवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन,
इसका मतलब क्या है कि जो नीचे कर्मचारी है ऊपर तक अपनी बात इजीली पहुंचा सकता है, ये भी जरूरी है, राइट। तो ये कुछ चीजें थी जिसके द्वारा हम लोग पढ़े कि किस प्रकार से ह्यूमन रिलेशंस यूज होते हैं। तो आई थिंक चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। जो चीज थोड़ी बची है हम देखते हैं अंतर कि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी टेलर का और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एल्टन मेयो में क्या डिफरेंस है। जो थोड़ा सा भी आपको डिफरेंस होगा डाउट वो यहाँ डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पे साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी टेलर के द्वारा दिया गया है और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एल्टन मायो के द्वारा दिया गया है, राइट। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्या है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर इम्पोर्टेंट टू सेटिस्फाई नीड फॉर एम्प्लॉय। इनका ये मानना है कि जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मैंने अभी बताया ना, कि टेलर का मानना है कि फाइनेंशियल जो इंसेंटिव्स हैं, जो पैसे दे के काम कराने की व्यवस्था है, वो सेटिस्फाइड ज़्यादा करती है नीड एम्प्लॉय की। जबकि यहाँ कहना है इनका नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो इनका यह मानना है कि नहीं, नॉन फाइनेंशियल में सिक्योरिटी, सुरक्षा, पैसा की जगह पे आप उसको सम्मान दीजिए, पुरस्कार दीजिए, उसकी बात सुनिए, इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाइए, ये ज़्यादा जरूरी है, उनका ये मानना है। नेक्स्ट क्या है, वर्कर्स आर कंसिडर्ड एज इंडिविजुअल फॉर कंट्रीब्यूशन टू आउटपुट। यहाँ पर क्या है, इंडिविजुअल की बात की जा रही है। यहाँ पेन ले लेते हैं दूसरी, यहाँ पर इंडिविजुअल की बात की जा रही है। इंडिविजुअल व्यक्ति से काम कराइए, ग्रुप से नहीं। जबकि यहाँ पर क्या है, वर्कर्स आर कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ द ग्रुप्स, जो था ना पार्ट ऑफ फैमिली, फैमिली की तरह रही है। ओके, फैमिली की तरह। तो यहाँ पर यही है कि ये एक व्यक्ति से काम कराना चाह रहे हैं और ये चाह रहे हैं ग्रुप में कराइए। अब आपसे जैसे एक मैनेजर आपसे बोले कि आप ये काम करिए, ज़्यादा प्रेशर में रहेंगे, अरे हमसे हमेशा बोलता रहता है काम करने के लिए, और आपको 4 लोगों को टीम बनाए और बोले कि देखिए 4 लोग मिल करके ये काम को करिए, तो आप देखिए सबसे ज़्यादा सुकून महसूस करेंगे कि चलो ठीक है 4 लोग मिल के करेंगे। या संगठन में शक्ति होती है, सीधी सी बात है। और जब वो बोलेगा भी आकर के तो चारों लोग को सुनाएगा, तो थोड़ा सा आपको भी लेकर चलिए हमको डायरेक्ट तो नहीं बोल रहा है। तो इसलिए ग्रुप्स ज़्यादा जरूरी होता है। और ये हम लोग वर्क करते देखते भी हैं कि जहाँ टीम होता है, 4 लोग रहते हैं, चले ठीक है हम नहीं करेंगे तो ये कर देगा, कुछ वो जानेगा कुछ हम जानेंगे, जब कोई सुनाएगा भी बात तो सब लोग सुन लेंगे। ओके, जब प्रमोशन मिलेगा तो सबको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये बात है। नेक्स्ट क्या है, लोअर ऑर्डर नीड इंडिविजुअल आर मोर इम्पोर्टेंट देन हायर ऑर्डर। जब देखिए हायर और लोअर की जो बात की जा रही है, यहाँ माना जा रहा है कि एक होती है फिजिकल नीड, ओके, मीन्स खाना पीना रहना सुरक्षा, ये सब लोअर लेवल की नीड है। हायर लेवल की नीड क्या है कि हमको सम्मान दीजिए, पुरस्कार दीजिए, पैसा मत दीजिए, हायर लेवल के। तो यहाँ पर क्या है कि हायर ऑर्डर आर मोर इम्पोर्टेंट देन लोअर ऑर्डर। लोअर ऑर्डर में सीधा समझिए रोटी कपड़ा मकान की बात की जा रही है, और रोटी कपड़ा मकान के साथ स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था की जा रही है, बस ये लोअर नीड है। और हायर ऑर्डर की नीड क्या है, पुरस्कार देना, सामाजिक सम्मान देना, ये हायर ऑर्डर की है। तो जानते हैं यहाँ पुरस्कार वस्कार की बात की जा रही है, तो हायर ऑर्डर की व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर लोअर लेवल की, इसका मतलब कि ये गरीब होंगे ज़्यादा। तो जो लोग गरीब होंगे जब मोटिवेशन पढ़ेंगे देखेंगे कि जो गरीब होते हैं इससे मोटिवेट होते हैं पैसे से, जो थोड़ा पैसा अर्न कर लेते हैं तो उनको पुरस्कार की व्यवस्था करनी पड़ती है। पुरस्कार दीजिए, सामाजिक सम्मान दीजिए कि ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा काम किए इन्होंने, भले 1 रुपया ना मिले, लेकिन अगर पेपर में नाम छप गया, मीन्स एक कहावत कही जाती है, आपको बताएं, एक पैसा छापना और एक छपना। मीन्स पैसा छापने वाले ये हैं, पैसा छापिए, और छपना मीन्स नाम, पेपर में छपना। ऐसा समझिए पेपर में, कुछ पेपर में छपने के लिए करते हैं, कुछ पैसा छापने के लिए काम करते हैं। तो जो पेपर में छपने के लिए करते हैं वो ह्यूमन रिलेशन थ्योरी वाले हैं, और जो पैसा छापने के लिए काम करते हैं वो यहाँ पर है। सिंपल सा लॉजिक समझना है, राइट। तो अब क्लियर हो चुका होगा क्या व्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्या है, इट इम्प्लाइज साइंटिफिक मेथड टू प्रोडक्शन। इन्होंने बताया कि साइंटिफिक मेथड प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पर क्या है, ह्यूमन रिलेशंस टू इंक्रीज प्रोडक्शन, ह्यूमन रिलेशंस व्यवस्था करिए आपसी संबंध की, राइट। नेक्स्ट क्या है, इट इज फिजिकल साइंस लाइक टाइम एंड मोटिवेशनल स्टडीज, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। यहाँ पर क्या है, इट इज बिहेवियरल साइंस लाइक डायनेमिक्स, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। तो यहाँ पर क्या है, बिहेवियर मीन्स यहाँ पर समझिए यहाँ काम का टाइम का अध्ययन किया गया है, और यहाँ पर व्यक्ति का अध्ययन किया गया है, व्यवहार का, ठीक है, बिहेवियरल साइंस, व्यवहारिक विज्ञान का अध्ययन किया गया है, राइट। लास्ट क्या है, इट स्टडीज मैनेजमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैनेजर्स टॉप टू बॉटम।
बताया ना कि जो मैनेजर है जो बोलेगा वही इंपॉर्टेंट है, ओके, वर्कर को इस पर ध्यान रखा गया है। जबकि यहाँ बोला गया इट स्टडीज मैनेजमेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू वर्कर्स बॉटम टू टॉप। बॉटम टू टॉप मीन्स जो यहाँ वर्कर है और यहाँ पर टॉप में है, बॉटम टू टॉप की व्यवस्था की गई है मैनेजर के द्वारा। क्योंकि तभी तो इंटरव्यू लिया जा रहा है। किससे लिया जा रहा है? कहीं मैनेजर से सुने कि मैनेजर से लिया जाना है, नहीं, वर्कर से सब कुछ किया जा रहा है। जो भी स्टडीज हुई किसकी हुई है? वर्कर की। जो वहाँ काम कर रहे हैं उनका सब कुछ हुआ है, इसका मतलब उनकी बात सुनी गई है। तो यहाँ पर समझ गए, जैसे हिस्ट्री लिखी जाती है, एक राजा की तरफ से लिखी जाती है, एक आम जनता की तरफ से लिखी जाती है। तो ये आम जनता वाली है और ये राजा वाली है, ये मैनेजर वाली है, ये कर्मचारी वाली है। ये कर्मचारी पर ध्यान रखेगा, ये मैनेजर पर ध्यान रखेगा। तो आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एंड साइंटिफिक अप्रोच में बिग डिफरेंस क्या है। और अब कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। आई थिंक यदि कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट करिए, तो उसको डेफिनेटली बता दिया जाएगा। यहाँ पर क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।